हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे 2 टाइम आपकी बिल्कुल धुआंधार क्लास हो रही है, जिसमें 7 बजे आपकी 8000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसके पहले हमारी 2 से 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से रात में 9 बजे आपकी पाश्चात्य कला की थ्योरी चल रही है। जिसने नहीं पढ़ी है, जिसको नहीं पता है कि रात में 9 बजे पाश्चात्य कला की थ्योरी चल रही है, तो आप वहाँ से जाकर रात में 9 बजे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम प्लीज़ पाश्चात्य कला पढ़ाइए, हमें पाश्चात्य कला में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ से कैसे क्या पढ़ाई की जाए, कैसे क्या तैयारी की जाए। तो उसके लिए हमने जो मेन मतलब जो आपके पॉइंट बनते हैं, उसी के आधार पर हमने रात में 9 बजे वाली क्लास स्टार्ट कर दी है आपके पाश्चात्य कला की। ठीक है, तो आप लोग रात में 9 बजे पढ़ लीजिएगा और बाकी अभी जो आपकी 7 बजे क्लास चल रही है उसमें आराम से आप लोग देख ही रहे हैं कि 8000 क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धीरे धीरे हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो चलिए, दोनों की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, दोनों की ही प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाइएगा तो वहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे कि अपनी क्लास एकदम धुएंधार तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, हाँ, आप लोगों की बढ़िया फीडबैक आ रही है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं और आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए, तो हमने इसके पहले 60 क्वेश्चंस करवा दिए थे, आज हमें 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो 8000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है हमने, ये जो हमने 8000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसका एक क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आप अगले व्यक्ति से पीछे हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये कंपटीशन बढ़ाने वाली सीरीज है। जो इस सीरीज को पढ़ लेगा वो अच्छा मार्क कर ले जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आपको अच्छा मार्क करना है कि नहीं करना है, अगले वाले को जगह देनी है या फिर खुद की सीट एक पक्की करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करेंगे 61 से। 60 तक हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है, जिसने नहीं पढ़ा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? बताइए, त्रिभुज, वृत्त, बेलन, वर्ग। क्या होगा 61 का? बताएंगे सभी लोग? चलिए, आंसर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड आप लोग मेंटेन करिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बेलन। किसी बोतल का रेखांकन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? बेलन ज्यामितीय आकार का प्रयोग होता है। और घनाकृतियां वह आकृति होती हैं जो वर्ग अथवा आयत के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं, जैसे आपकी बुक हो गई, डिब्बा हो गया, माचिस की डिबिया हो गई, ईंट हो गया, ये सब आपकी घनाकृति में आ जाती है। ठीक है, याद रखना है। आगे, पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? जॉन ग्रिफिथ्स। बताएंगे, मुकुल चंद्र डे, अजीत घोष, बी.एन. गोस्वामी। क्या होगा आंसर? अजंता म्यूरल्स के लेखक पूछे हैं। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सभी लोग करेंगे, सभी लोग। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग और टाइम से आया करें सभी लोग। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन हो जाएगा सी, अजीत घोष। ठीक है, तो अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? अजीत घोष। और एक चीज और याद रखिएगा, जो आपके वाचस्पति गैरोला है ना, इन्होंने, हम लिख देते हैं, जो आपके ये वाचस्पति गैरोला हैं, इन्होंने अजंता के चित्रों के विषय को 3 भागों में बांटा है, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। तो पहली श्रेणी को अलंकारिक श्रेणी में बांटा है, दूसरे को रूप भैदिक में बांटा है और तीसरे को जातक कथाओं में बांटा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है।
ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 1954 ईस्वी में 1954 में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह है पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ था। कब? 1954 में। ठीक है। पूछ सकता है कि अजंता की जो अजंता गुफा है इसकी खोज किसने की थी, तो ये तो सभी जानते हैं कि 1819 में जॉन स्मिथ ने की थी। और अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब होती है? 1908 में होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारनाथ स्थित लायन शीर्ष या लायन कैपिटल किस माध्यम में निर्मित है? चमकदार पत्थर, लोहा, जस्ता, फाइबर ग्लास। क्या होगा 63 का? सभी लोग बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बार बार बोल रहे हैं, और जो छोड़ेगा तो वो फिर पछताएगा, फिर देख लीजिएगा। ऑप्शन ए चमकदार पत्थर। ठीक है। तो सारनाथ स्तंभ, लॉयन शीर्ष जिस पर 4 सिंह का शीर्षक है, इसका माध्यम क्या है? तो ये आपका चमकदार पत्थर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंध रखता है? मौर्य काल, शुंग काल, सिंधु घाटी काल, गुप्त काल। क्या हो जाएगा आंसर? बताएंगे 64 का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन सी सिंधु घाटी काल। तो देखिए धौलावीरा पुरातात्विक स्थल का संबंध जो है किससे है? तो ये आपके सिंधु घाटी काल से है। और धौलावीरा, ये जो धौलावीरा लिखा है, ये पुरातात्विक स्थल की खोज कब होती है? 1990 से 91 के बीच में होती है। करने वाले कौन है? आर.एस. विस्ट हैं। ठीक है। कौन है? आर.एस. विस्ट ने की है। और धौलावीरा स्थल कच्छ का रण गुजरात में मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम पूछ लिया जाता है, कौन सी नदी? मनसर मनहर नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है हिंदू एवं बुद्ध के मिथक, ये पुस्तक है किसने लिखी है? W.C. आर्चर, हर्बर्ट रीड, मुल्कराज आनंद, सिस्टर निवेदिता। बताएंगे 65 का क्या हो जाएगा? सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से। चलिए चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया है सिस्टर निवेदिता, उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए चलिए एक चीज याद रखिएगा, एक पुस्तक है जिसमें जो मतलब पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ये याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल्स इन इंडिया। क्या है? ट्रेवल्स इन इंडिया। ये एक बुक है जिसको लिखा है किसने? चीनी यात्री युआंग च्वांग ने। किसने? युआंग च्वांग ने लिखी है इस पुस्तक को। और इसमें अजंता की कलाओं की खूब दम से इन्होंने प्रशंसा की है। ठीक है। याद रखना है किसने की है, क्या नाम है उनका? युआंग च्वांग। लिख देते हैं युआंग च्वांग। च्वांग ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महान स्तूप स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। 66 का क्या होगा? भारत के वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप कहाँ पर है? बताइए। चलिए आंसर है ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? रायसेन जिले में है। ये हमने पहली क्लास में भी बताया था। ठीक है। और ये किस शासक ने बनवाया है? तो ये अशोक ने बनवाया है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है। और जनरल टेलर जो थे ना, इन्होंने सांची के स्मारकों की ओर जनता का जो ध्यान है ना वो आकृष्ट किया था। और एक चीज याद रखिएगा, गोल आधार का व्यास लगभग कितना है? 20 फुट है। और इसके गुंबद की ऊंचाई कितनी है? वो 54 फीट है। मतलब व्यास है 120 फुट और गुंबद की ऊंचाई है 54 फुट। और जो यहाँ पर तोरण है वो 34 फीट ऊंचे हैं। तोरण है 34 फीट और ऊंचाई कितनी है गुंबद की? 54 फीट है और व्यास 120 फीट है। ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताइए। लुडविग क्रिकनर, एडवर्ड मुंक, एरिक हैकल, वेस्ली कैंडेंस्की। बताएंगे 67 फटाफट से किसकी है?
फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज। आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी एडवर्ड मुंक की है। किसकी है? एडवर्ड मुंक की। अब इनके देखिए कुछ चित्र और हैं, उनको भी देख लीजिए। द स्क्रीम हो गया, द स्क्रीम भी इन्हीं का है, एडवर्ड मुंक की बात हो रही है, ठीक है। और सिक चाइल्ड हो गया, सिक चाइल्ड ये भी इन्हीं का है चित्र, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और फिर द स्प्रिंग हो गया, द स्प्रिंग। फिर द किस हो गया, अलग से है ये, द स्प्रिंग, द किस हो गया। और मैन एंड वूमेन हो गया, फ्रीज ऑफ लाइफ ऊपर लिखा ही है, द डांस ऑफ लाइफ, सेल्फ पोर्ट्रेट। ये सब जो चित्र हैं ये सब किसके हैं? एडवर्ड मुंक के हैं। अब इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म कब होता है तो याद रखना है 1863 में इनका जन्म होता है, ठीक है। और कहाँ पर? नॉर्वे के एक मिलिट्री डॉक्टर के यहाँ पर इनका जन्म होता है। आगे चलते हैं। दाखिल दरवाजा कहाँ पर स्थित है? जयपुर, गौर, दिल्ली, आगरा। बताएंगे सभी लोग दाखिल दरवाजा कहाँ पर है? बताइए दाखिल दरवाजा। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी, ये राजस्थान के गौर में पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज याद रखना, जो अतार्किन का दरवाजा है वो किसने बनाया है? जितने भी है ना इनको जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। तो अतार्किन का दरवाजा किसने बनाया है? इल्तुतमिश ने बनवाया है, ठीक है। कहाँ पर? नागौर, राजस्थान में। और एक और है अलाई दरवाजा कौन सा? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे को किसने बनवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। कहाँ पर? दिल्ली में बनवाया है। ऐसे ही काली मस्जिद एक है, काली मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखना है जूना शाह ने बनवाया है, ठीक है। काली मस्जिद किसने? जूना शाह ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। अतार्किन का दरवाजा इल्तुतमिश ने, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अच्छा जल्दी से बताइए, हजार सितून जिसे हम हजार खंभों वाला महल कहते हैं उसका निर्माण किसने करवाया है? बताइए जल्दी से, हजार सितून किसने बनवाया है? चलिए जब तक आगे बढ़ते हैं, अब इस सूची को मिलाना है इसको मिलाना है तो खैर हम मिला देते हैं, ठीक है। आप लोग बाकी देख लीजिए। जो गुप्त काल है ना, इसमें इसको क्या कहते हैं? गुप्त काल। ये जो गुप्त काल है इसको हम कला का सुनहरा युग कहते हैं। और शाहजहां के काल को हम वास्तुकला का सुनहरा युग कहते हैं, है ना, स्थापत्य का। और बीवी दोषी ये कौन है? ये एक वास्तुकार है, ये भी याद रखना है। और राम किंकर बैज, इन्होंने कुत्ते के साथ महिला को बनाया है, ठीक है। इस तरह से इनका मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसके अलावा भी हम एक चीज बता देते हैं क्योंकि वो भी पूछ ली जाती है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कांस्य में किसने बनाया है? महात्मा गांधी को कांस्य में किसने बनाया है? तो याद रखना है इसको किसने बनाया है? शंखु चौधरी। किसने? शंखु चौधरी ने, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है लोथल तथा कालीबंगा दोनों कहाँ पर हैं? बताइए। गुजरात में है, प्रागमौर कालीन स्थल है, प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल है। बताएंगे 70 का क्या होगा? लोथल और कालीबंगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। हाँ कुछ नहीं तो गुजरात देख, जहां लोथल देखा बस गुजरात ठोक दिया, ऐसा नहीं होता। हर किसी का आंसर गुजरात नहीं होगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, लेकिन कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखना है। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है। तो समझिए लोथल के बारे में। तो लोथल जो है ना ये अहमदाबाद में, ये है लोथल। एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। ऑप्शन डी होगा। लोथल जो है ये आपके कहाँ? अहमदाबाद में पड़ता है, जिले में। कहाँ पर? गुजरात में। अगर नदी पूछ ले, कौन सी नदी? नदी पूछता है क्योंकि इसका भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। और इस स्थल की खोज करने वाले कौन है? SR राव हैं, पूछ लिया जाता है इसलिए हम हर चीज़ बता रहे हैं।
SR राव ने की है। कब की है? 1957 में की है, याद रखना है। अब बात आती है कालीबंगा की। ये कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। और इस पुरास्थल की जो खोज की है वो किसने की है? 1953 में की है। ठीक है, याद रखना है किसने? ए घोष ने की है। ठीक है, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य में अजीत घोष ने की है। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ से जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? ज्योति भट्ट, कमल कृष्ण, शोभा सिंह, अनुपम सूद। सभी लोग बताएंगे फटाफट से क्या होगा। और क्लास अच्छी तो लग रही है ना? बताएंगे सभी लोग, क्लास पसंद तो आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए 71 का करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बताए हैं, हीर रांझा। तो बिल्कुल सही है, ये है शोभा सिंह। ठीक है, तो प्रेम कहानी की थीम है एक हीर रांझा पर जो शोभा सिंह ने काम किया है। और हीर रांझा पंजाब की लोक प्रेम कहानी है, ये भी याद रखना है। ये कहाँ की है? ये पंजाब की लोक प्रेम कहानी है। और शोभा सिंह के जन्म की बात करते हैं तो जन्म कब होता है इनका? 1901 में होता है। कहाँ पर? गुरदासपुर, पंजाब में होता है। ठीक है, याद रखना है। और पंजाब की प्रेम कहानी पर आधारित हीर रांझा और सोहिनी महिवाल का चित्रांकन किसने किया है? सोहिनी महिवाल भी पूछ लिया जाता है। सोहिनी महिवाल, इन दोनों को किसने? शोभा सिंह ने। ठीक है, याद रखना है। और पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है ये भी बात कर लेते हैं यही। तो भांगड़ा है और गिद्दा है। ठीक है, और पंजाब की लोक प्रेम कहानी कौन सी है? सोहिनी महिवाल पर चित्रांकन अब तक 6 लोगों ने किया है, ये भी याद रखना है। सोहिनी महिवाल पर जो चित्रांकन किया है ना, अब तक 6 लोगों ने किया है, ये भी याद रखिएगा। बाकी शोभा सिंह आपको याद ही रखना है। आगे चलते हैं। कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित की गई है? जॉन बैप्टिस्टा, हरक्यूलिस और पिएटा लाउकास। बताएंगे सभी लोग। देखिए क्लास को सभी तक शेयर करते रहिए क्योंकि क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम में 100% मार्क करने वाली है। 72 का क्या होगा फटाफट से बताएंगे। 1 मिनट का भी टाइम यहाँ बर्बाद नहीं होगा आपका। बताइए कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित की गई है? हाँ, ऑप्शन सी ये है पिएटा। ठीक है, तो पिएटा मूर्तिकार कौन है? तो माइकल एंजेलो है। पिएटा की मूर्ति अगर पूछ ले कहाँ सुरक्षित की गई है तो वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में इसको सुरक्षित किया गया है। अब बात आती है एंजेलो के बारे में। तो एंजेलो की जो है मतलब एक क्या नाम है उसका, एक भी याद नहीं आ रहा। हाँ, डेविड, बहुत इंपॉर्टेंट है डेविड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है डेविड की एक मूर्ति है जिसको माइकल एंजेलो ने बनाया है। कब बनाया है? 1504 में बनाया है। कब बनाया है? 1504 में बनाया है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 17 फीट ऊंची है। ठीक है, और डेविड की मूर्ति कहाँ पर है? तो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस में इसको रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही माइकल एंजेलो की एक संगमरमर की भी मूर्ति है। क्या है उसका नाम? मरते हुए दास। क्या नाम है उसका? मरते हुए दास। ठीक है, याद रखना है मरते हुए दास। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तो इसकी ऊंचाई है 2.15 मीटर। ठीक है, और इसको सुरक्षित किया गया है कहाँ पर? लूव्र म्यूजियम पेरिस में। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 पॉइंट बताए हैं तो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। लेटर प्रेस किससे संबंधित है? बताइए। एक तो ये लंबा सा क्वेश्चन बड़ा छकाए रहता है। चलिए बताएंगे लेटर प्रेस किससे संबंधित है? हॉट टाइम्स, कोल्ड टाइम्स, नेगेटिव प्लेट, सॉलिड टोन। बताएंगे इनमें से कौन सा विकल्प सही है? 73 बताइए लेटर प्रेस क्या होगा आंसर इसका? याद रखना है लेटर प्रेस किससे संबंधित है। सही विकल्प पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो हॉट टाइम्स से भी, और फोर्थ में क्या है? सॉलिड टोन। तो लेटर प्रेस हॉट टाइप्स और सॉलिड टोन से संबंधित है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग की सबसे पुरानी टेक्निक है। किसकी?
प्रिंटिंग की सबसे ये पुरानी टेक्निक है, याद रखना है, जिसमें प्राचीन कला में मुद्रण के लिए लकड़ी के टुकड़े, याद रखना है क्या, लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग होता था और उसी का विकसित रूप लेटर प्रेस है। और लेटर प्रेस मशीन के 4 भाग होते हैं, चारों भाग के नाम सुन लीजिए क्योंकि पूछ लिया जाता है। पहला है ट्रेडल, क्या है, पहला ट्रेडल है, दूसरा है प्लेटन, ट्रेडल हो गया, दूसरा प्लेटन, तीसरा हो गया सिलेंडर, क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, और चौथा हो गया रोटरी, क्या हो गया, रोटरी। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो छापाकारों को उनके जन्म के कालक्रम के अनुसार बताना है। बताइए 74 का क्या होगा, फटाफट से सभी लोग करेंगे। इनका जन्म तिथि के अनुसार बताना है, बताइए, लगाएंगे फटाफट से। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, तो पहले है रैम्ब्रा। तो रैम्ब्रा का जन्म कब होता है? रैम्ब्रा का जन्म कब होता है? तो याद रखना है इनका जन्म 15 जुलाई 1606 में होता है। कब होता है? 1606 में। फिर आते हैं गोया। गोया का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1746 में होता है, याद रखना है। फिर आते हैं जेम्स एंसौर। कौन आते हैं? जेम्स एंसौर, जिनका जन्म 1860 में होता है। फिर एडवर्ड हूपर आते हैं। कौन? एडवर्ड हूपर, इनका जन्म होता है 1882 में। ठीक है, तो इस तरह से इनका कालक्रम लगा हुआ है, 1606, 1746, 1860, 1882। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है, मतलब कहाँ पर है? महाबलीपुरम, एलोरा, दिल्ली, लखनऊ। क्या होगा 75 का? सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए, हम जो कह रहे हैं ना, जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ लो, कसम से टॉप हो जाओगे। बताओ 75। ऑप्शन बी ये है एलोरा। कहाँ पर? एलोरा। तो सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है? एलोरा गुफा मंदिर है, याद रखना है। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के काल में विशाल पहाड़ियों को काटकर गुफाओं और मंदिरों का निर्माण कराया गया था, याद रखना है इसी का। और राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासक थे कृष्ण प्रथम, इनके शासनकाल में एलोरा का एक मतलब विश्व का प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर, इसका निर्माण करवाया गया। और सबसे पहले पहाड़ के एक चौकोर खंड को 3 ओर से खाइयों से काटकर अलग कर दिया गया और मंदिर के 4 इसमें मुख्य भाग दिखाए गए हैं। इसमें मंदिर के 4 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से? गर्भगृह है, और पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार है, नंदी ग्रह है, और अहाते के चारों ओर ये छतें भी इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा 76 का? क्या होगा? हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया है? बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, राजा रवि वर्मा। तो प्रसिद्ध तेल चित्र है हरिश्चंद्र, या फिर कह दीजिए सत्यवादी हरिश्चंद्र। इसके चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है। और राजा रवि वर्मा विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण करने के लिए फेमस हैं, ये चीज़ याद रखनी है। इन्हें देखकर टिशियन व रूबेंस को स्मरण होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। इनको देखकर किसकी याद आती है? तो याद रखना है इनको देखकर हमें टिशियन और रूबेंस, किसकी? टिशियन और रूबेंस की याद आ जाती है। और राजा रवि वर्मा ने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जैसे कुछ सुन लीजिए जल्दी से फटाफट से। गंगावतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए, माँ और बच्चा, और अनेक चित्रों में जनरुचि को भी मतलब दिखाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार। क्या होगा बताओ?
हमने पीछे पूछा था आपसे 1000 सितून मतलब 1000 खंभों वाला महल का निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। ठीक है, किसने करवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ, याद रखना है आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आयताकार। सिंधु घाटी की मोहरें कैसी हैं, वर्गाकार, गोल एवं ढोलनाकार आकारों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो याद रखना है कैसी है, ये आयताकार है। और सिंधु घाटी की मोहरें जो मुख्यतः बनी है ना, वो आयताकार आकारों में ही बनी है, इसलिए आपको आयताकार याद रखनी है। ठीक है, और सिंधु जो है उपत्यका से 1200 से अधिक सैलखड़ी पत्थर की बनाई गई मोहरें मिली हुई हैं, और यहाँ से करीब 1 इंच मोटी और पीछे की तरफ से प्रायः एक अंगूठी नुमा उठान भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि संधव सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक कहाँ से मिली हैं, तो ये भी याद रखना है कहाँ से मिली हैं, हमें हड़प्पा स्थल से मिली है। ठीक है, और हड़प्पा की जो मोहरें हैं सर्वोत्तम कलाकृतियां इधर पे देखने को मिलती है, और हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। बहुत पूछा जाता है किसका, एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। और हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण भी मिलता है। जितने भी फैक्ट बता रहे हैं बिल्कुल से दिमाग में सेट करना है। तो 77 हो गया, ऑप्शन बी आयताकार। नेक्स्ट, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है, जोधपुर, कोटा, मेवाड़, बूंदी, क्या होगा 78। चलिए आंसर की बात करते हैं। चलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है बूंदी। ठीक है, तो राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा या फिर हाड़ा कहीं कहीं मिलता है, राजस्थानी चित्रकारी के बूंदी लघु चित्र शैली से संबंधित है, और 18वीं शती के क्या है, और 18वीं शताब्दी के टेम्परा माध्यम में बूंदी शैली को राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार उत्कल राम द्वारा चित्रित किया गया है। किसको, उत्कल राम के द्वारा चित्रित किया गया है। और अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासन के निर्देशों से दक्षिण के युग में भाग लिया था, जिससे बूंदी शैली पर दक्षिण शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और जंगली सुअर का शिकार करते हुए राजा उम्मेद सिंह, उमा महेश्वर के पूजन, कृष्ण के वंशी वादन, और क्या नाम है उनका, हिंडोली रागनी और भैरवी रागनी, राग दीपक, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, बूंदी शैली के ही ये सब चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति में कौन है, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, बाघ गुफाएं, 79 क्या होगा। ऑप्शन सी, ये हैं एलिफेंटा गुफाएं। तो प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति जो है ये एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। त्रिमूर्ति जो है ना ये 20 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी, 20 फीट ऊंची प्रतिमा है, या फिर मीटर में देखा जाए तो 6.1 मीटर हो जाती है। ठीक है, और इसे हम महेश मूर्ति के नाम से जानते हैं। और एलिफेंटा गुफा का निर्माण कौन सी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के द्वारा हुआ था। ठीक है, और ऐसे भी पूछ लेता है कि एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो याद रखना है इसमें 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफा में उत्कीर्ण मूर्ति और चित्र कौन कौन से हैं ये भी सुन लीजिए। शिव तांडव की खंडित मूर्ति, बहुत पूछा जाता है, शिव तांडव की खंडित मूर्ति, शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार भी है, और शिव और पार्वती विवाह, शिव गंगाधर रूप में, और योगीराज शिव की मूर्ति, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पाणी चित्रित किया गया है, बताइए किसमें किया गया है। ऑप्शन डी, ये है गुफा संख्या 1 में। किसमें, गुफा संख्या 1 में इसको चित्रित किया गया है, ये चीज याद रखनी है। और गुफा संख्या 1 जो है ना ये 500 से, ये पूछ लिया जाता है इसलिए पढ़ लीजिए, 500 से 625 ईस्वी के बीच में बनी ये गुफा बहुत बड़ी है, और इस गुफा के भगवान बुद्ध को
धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनी हुई है। पूछा जाता है किस मुद्रा में, तो कौन सी मुद्रा है यहाँ पर, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है। और इस गुफा के उल्लेखनीय चित्र शिवी जातक कथा में है, और वज्रपाणी, मारविजय, नागराज, शंखपाल, इन सब में इसको देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। इन्हें सही कालक्रम के अनुसार स्थापित करना है, बताइए क्या होगा। बताओ क्या होगा आंसर इसका। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोमस ऋषि, फिर भजाकाली, फिर खड़गिरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये जो भाजा गुफा है ना, ये भाजा गुफा जो है ये पहली शताब्दी की गुफा है। कहाँ गया, अरे ये जो भाजा गुफा है ये कौन सी शताब्दी की है, ये पहली शताब्दी की गुफा है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 82 नंबर, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है, बताइए। आनंद कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, एरिक डिकिंसन, कर्नल टॉड। क्या होगा 82। आंसर सही होगा ऑप्शन सी, एरिक डिकिंसन। ठीक है, तो एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली ये दोनों किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाए थे और इन्होंने खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये भी पूछ लेता है एरिक डिकिंसन के बारे में कि ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय और फिर इसके बाद में राजकीय कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के ये प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है, शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। क्या होगा। कोणार्क का मंदिर किसको समर्पित है, तो सभी जानते हैं ऑप्शन सी, ये सूर्य मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा प्रदेश के जगन्नाथपुरी से कितने किलोमीटर दूर है, 26 किलोमीटर दूर स्थित है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट पर तो ये भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि 11वीं शताब्दी में क्या है, 11वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट थे ना, नरसिंह देव फर्स्ट थे जो, इन्होंने 1200 कारीगरों की सहायता से 12 वर्ष में इसको पूरा करवाया था। किसको, सूर्य मंदिर को। और सूर्य मंदिर के पास से चंद्रभागा नदी प्रवाहित होती है जो अब समुद्र में विलीन हो गई है। ये नदी भी पूछ ली जाती है, कौन सी, चंद्रभागा। ठीक है, चलिए एक कारीगर का भी नाम इसके सामने आता है कोणार्क मंदिर से ही रिलेटेड, तो ये भी पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोणार्क मंदिर तो एक कारीगर है वो है विशु महाराणा। क्या है, विशु महाराणा नामक कारीगर को सूर्य मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया और कोणार्क के सूर्य मंदिर की रचना रथ के रूप में की गई है जिन्हें 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं, नंदलाल बसु, यामिनी राय, कनु देसाई, मुकुल डे। 84 का क्या होगा। सभी लोग करेंगे। ऑप्शन बी ये है यामिनी राय। ठीक है, तो 1921 में लगभग 34 वर्ष की अवस्था में इनका ध्यान बंगाल की लोक कला और बिहार के पट्ट चित्रण की ओर जाता है और यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। पश्चिमी चालुक्य कालीन मंदिर कहाँ है, राजरानी मंदिर भुवनेश्वर, कांचीपुरम तमिलनाडु, आइहोल पत्तकल और कैलाश मंदिर एलोरा। बताइए कहाँ स्थित है चालुक्य कालीन।
चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी होगा ऐहोल पदकल में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐहोल के मंदिरों की एक विशेषता है कि यहाँ पर मुख मंडप अथवा कह दीजिए स्तंभ युक्त मंडप ये आवश्यक रूप से यहाँ देखे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शैलकृत मंदिर श्रृंखला 5 पांडव रथ कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, एलोरा, अजंता, कांचीपुरम। क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम। तो शैलकृत मंदिर श्रृंखला 5 पांडव रथ कहाँ है? महाबलीपुरम में, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रथ मंडपम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडपम, इसको हम रथ मंडपम भी कहते हैं, याद रखना है। और महाबलीपुरम मामल्लपुरम में 3 प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। कौन कौन से? पहला है रथ, दूसरा है मंडप तथा तीसरा है रचना प्रधान। कौन है? रचना प्रधान। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ के मंदिर को समुद्र के तट पर स्थित चट्टानों को ऊपर से तराश कर मंदिरों का रूप दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? डीपी राय चौधरी, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, जानकी राम। क्या होगा? क्या होगा? गणेश की रचना किसके द्वारा की गई है? चलिए ऑप्शन डी होगा जानकी राम। इनकी बात कर लें, इनका जन्म कब होता है? 1930 में होता है। कहाँ पर? चेन्नई में होता है। ठीक है, और ऑक्सीपाइड तांबा से किससे बनाया है ये? ऑक्सीपाइड है ये तांबा, इससे बनाया है क्या? गणेश बनाया है, गणेश की मूर्ति बनाई है। किसने? जानकी राम ने बनाई है। ठीक है, अब जानकी राम ने जो है ना, उन्होंने उल्लू, गिद्ध, ईसा मसीह और वर्जिन और हिंदू देवी देवताओं के विशाल पैनल, इन सबको भी निर्मित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रंग क्या होता है? पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रंग के गुण, प्रभाविता के गुण। क्या होगा 88 का ऑप्शन? आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है प्रकाश का गुण। ठीक है, तो रंग क्या है? प्रकाश का गुण या फिर प्रकाश की संपत्ति, ये भी दे देता है। प्रकाश की संपत्ति भी लिख के आ जाता है, तो वो भी याद रखना है। अब एक चीज याद रखना है कि जो वर्ण है इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? तो ये हमें ऋग्वेद में मिलता है। और रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू कहते हैं, ये भी याद रखना है। और प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? तो प्राथमिक रंग ऐसे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। तो प्राथमिक रंग में नीला, पीला, लाल आता है। ठीक है, और आगे बढ़े, द्वितीयक रंग भी पढ़ लीजिए। द्वितीयक रंग क्या है? जो प्राथमिक से बनते हैं मिलके। तो रंग जो है कौन कौन से हैं? ये हरा, बैगनी, नारंगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या डैश में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी की है। किसने? 2, 9, 10, 1। बताइए कौन सी गुफा में? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी ये है 1 में। ठीक है, तो अजंता गुफा संख्या 1 में फाइटिंग बुल को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है, परताज पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किस चित्रण शैली में हुआ है? मुगल, पाल, अजंता, अवध। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मुगल चित्रण शैली। तो परताज तकनीक का प्रयोग किसमें सबसे पहले? तो ये मुगल चित्रण शैली में। देखिए इसी को हम छाया भी बोल सकते हैं या परताज कह दीजिए। तो छाया या परताज मुगल चित्रों में सादृश्य, यथार्थता या फिर कह दीजिए उभार या फिर गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश के सिद्धांत का पालन होता था। और यह छाया प्रकाश प्रायः आकृतियों में, बगलों, चेहरों में और कान, जबड़े, आंख के पास लगाई जाती थी। और इस छाया को महीन तूलिका से
काली स्याही या फिर काले मिश्रण उपयुक्त रंग से पास पास महीन तथा छोटी छोटी रेखाओं से खींचकर खत परदाज या फिर पास पास बिंदु लगाकर दाना परदाज के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, याद रखना है। तो आगे आपके सामने ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, शेख जिलानी, बताइए मिर्जा घियाथ, अमजद खान। क्या होगा आंसर, बताएंगे फटाफट से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी है। और इसका निर्माण काल की बात हो जाए तो कब होती है इसके निर्माण काल की? 1632 से 1653 के बीच में इसका निर्माण काल है। किसका? ताजमहल का। ठीक है, याद रखना है। और इसका अगर आकार पूछ ले कैसा है तो याद रखना है ये वर्गाकार है। ठीक है, और ताजमहल का निर्माण करवाया किसने था? शाहजहां ने करवाया था। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहते हैं? तो इसी शाहजहां के टाइम को कहते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? और एक चीज़ और याद रखिए कि जो शाहजहां हैं इसी ने दिल्ली में लाल किला भी बनवाया था। और कब बनवाया था? 1639 में दिल्ली में लाल किला बनवाया था। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे है एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या होगा? फटाफट से करेंगे आंसर, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है। ठीक है, हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। अब जल्दी से फटाफट से आ जाइए। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखना है। और पूछ ले एलिफेंटा का वास्तविक नाम क्या है? तो आपका धारापुरी है। ठीक है, याद रखना है, ये भी पूछ लेता है, धारापुरी है। और एलिफेंटा नाम जो है ये पुर्तगाली लोगों के द्वारा दिया गया है। और पूछा जा सकता है एलिफेंटा की मूर्तियों का निर्माण काल क्या है? तो 8वीं शताब्दी में कौन से वंश से? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया। और इसमें एक गुहा मंदिर भी है जो कि वर्गाकार में है। ठीक है, और एलिफेंटा गुफा में ही त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब तुरंत फटाफट से आगे चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आगे नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? चंद्रता जातक, पद्म पाणी, गंधर्व, यार विजय, मार विजय। बताइए क्या होगा? 93 है। क्या होगा? चलिए सभी लोग फटाफट से आंसर करते रहेंगे। और क्लास अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो फटाफट से शेयर भी कर दिया करिए सभी तक। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई और भी एग्ज़ाम दे रहा है, सभी को इसकी ज़रूरत है। पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात होगी। ऑप्शन ए होगा चंद्रता जातक, या फिर इसी को कह दीजिए छदंत जातक। ठीक है, याद रखना है। और इसमें याद रखना है कि अजंता की गुफा संख्या 10 में किसका वर्णन है? इसी का वर्णन है, छदंत जातक का। ठीक है, और चित्रकारों ने घने जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न इधर पे दिखाया है, और दूसरी तरफ जंगल में व्याघ्र प्रवेश करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम जो बता रहे हैं। चलिए, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो गुफा संख्या 16 है ना, जो गुफा संख्या 16 है उधर पे हस्ती जातक का चित्र दिखाया गया है। किसका? हस्ती जातक का। और हस्ती जातक कथा में भगवान बुद्ध को हाथी के रूप में चित्रित किया गया है, ये भी याद कर लीजिए। आगे है हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था? सतीश गुजराल, अर्पणा कौर, MF हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी। बताइए क्या होगा? आंसर सभी लोग फटाफट से करेंगे और सभी तक जोड़ लिया करिए। ठीक है, हाँ चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इनर आई, इसके निर्देशक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अर्पणा सेन, विमल राय, सतीश गुजराल, सत्यजीत रे। क्या होगा? चलिए आंसर की बात कर लें। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सत्यजीत रे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई या फिर कह दीजिए इनर आई, इसके निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे थे। और इनर आई फिल्म विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और सन 1957 ईस्वी में विनोद बिहारी के नेत्रों की शल्य चिकित्सा हुई थी, जिससे भी अपने नेत्रों को, मतलब नेत्र की जो ज्योति होती ना, वो खो बैठे थे, अंधे हो गए थे, ठीक है। अच्छा बताइए जल्दी से, भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका कौन थी? भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका कौन थी? जब तक इसका आंसर दीजिए। चलिए, राधिका को किसने चित्रित किया है? स्वामीनाथन, राधिका आप्टे, विलास सदेव, M.A.R. चुगताई। क्या होगा आंसर 96 का? भारतीय सिनेमा की प्रथम नायिका हमने पूछी है, तो याद रखना है कौन है ये? देविका रानी है, ठीक है, देविका रानी। चलिए इसका बताइए 96 का। राधिका को ऑप्शन डी M.A.R. चुगताई, ठीक है। तो टेम्परा और वास माध्यम में इसको बनाया गया है, किसके द्वारा? चुगताई के द्वारा। और अब्दुल रहमान चुगताई के आरंभिक कला गुरु कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इनका नाम था, क्या नाम था? मीर बख्श नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इनके कुछ प्रमुख जो चित्र हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा माइंड में। हीरामन तोता, ये भी इन्हीं का है, चुगताई जी का ही। हीरामन तोता, राधा कृष्ण, तुलसीदास, और होली, जंगल में लैला, और क्या है, प्रिंस सलीम, सहारा की राजकुमारी, ये सब जो चित्र हैं ना, ये सब आपके किसके हैं? चुगताई के हैं, याद कर लीजिए। आगे, सेरीग्राफी शब्द किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस, ग्रेविंग प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन, लिथोग्राफी। बताएंगे सभी लोग। बताइए जल्दी से फटाफट से। चलिए आंसर कर लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है सिल्क स्क्रीन, ठीक है। तो देखिए सिल्क स्क्रीन मुद्रण वर्तमान में एक महत्वपूर्ण टेक्निक है, और इसको सेरीग्राफी और पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें सिल्क या फिर नायलॉन का एक महीन कपड़ा लिया जाता है, जिसमें जालियां होती हैं, और इसलिए इसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग पद्धति का विकास स्टेंसिल के आधार पर हुआ था, ठीक है। और संभवतः इसकी खोज मिस्रवासियों ने की है। किसने? मिस्रवासियों ने की है। लेकिन आधुनिक समाज में 17वीं से 18वीं शताब्दी में इसका प्रयोग कहाँ पर? फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों में, मतलब वॉलपेपर पर मुद्रण के लिए किया जाता है, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, असित हलदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। क्या होगा जल्दी से बताएंगे फटाफट से, और कब मिला था ये भी बताना है, बताइए जल्दी से फटाफट से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए नंदलाल बोस। कब मिलता है? 1954 में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने ताम्रपत्र भी इनको भेंट किया था, ठीक है, याद रखना है। आगे, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? कागज का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता, तांबे का पत्ता। बताएंगे सभी लोग, बताइए जल्दी से फटाफट से। पाल चित्रकारी में किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? चलिए आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ताड़ का पत्ता या फिर राजताल, इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, पोथियों को ढकने के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए चलो देखो, हमने क्या बताया, पोथियों को ढकने के लिए क्या लगाते थे? दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे, जिन्हें हम दफ्तियां या फिर काष्ठपट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पुपुल जयकर, डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले, आवाज़ तो आ रही है ना? हाँ। कपिला वात्स्यायन, सी शिवराम मूर्ति। क्या होगा 100 का? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी डॉक्टर ग्रेस मोर्ले, ठीक है, याद रखना है।
और ये मतलब क्या बोलते हैं, ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में, ठीक है, दिल्ली में होती है। और इसके प्रथम निर्देशक कौन थे? ग्रेस मोरले थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? हल्दी, गेरू, रामरज, हिरौंजी। बताएंगे खनिज रंग कौन सा नहीं है? हाँ, पूछा है, बताइए। हाँ, सभी आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हल्दी नहीं है, बाकी गेरू, हिरौंजी, रामरज ये सब हैं। तो सुन लीजिए एक बार जल्दी से, खनिज रंग में कौन कौन से आते हैं? इसमें हिरौंजी, गेरू, नीला, नीला जो होता है ना लैपिस लाजुली वो आता है, पीला चमकदार और हरताल, पीला गंदा, रामरज हल्का पीला मटमैला, मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद खड़िया, हरा जंगाल, ये सब जो आते हैं ना, ये सब आपके खनिज में आते हैं, ठीक है, खनिज में आते हैं। फिर दूसरा होता है रासायनिक रंग। रासायनिक रंग में कौन से आते हैं? सफ़ेद, कासगार, मतलब जो जस्ते का फूंक कर बनाया गया रंग होता है ना, वो रासायनिक में आता है। और पारे की भस्म से जो लाल सिंदूर बनता है वो रासायनिक में आता है। और ऐसे ही और क्या होता है? हिगुल, जिसे हम रंग क्या बोलते हैं उसको, हिगुल होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, संगरफ रंग ऐसे कुछ कहते हैं, हिगुल, ये भी आपके रासायनिक में ही आता है। फिर तीसरे रंग होते हैं आपके वानस्पतिक रंग। इसमें काजल या सरसों के तेल से जो भरे दीपक में कपूर जलाकर काजल बनाया जाता था ना, वो आपके वानस्पतिक में आ जाता है। और जो महावर होती है ये भी इसी में आता है। और नीले पौधों के रस से जो तैयार किया जाता है ना नीला रंग, वो भी इसी में। और पीला रंग भी आता है, जो मतलब ये सब इसी में आते हैं, वानस्पतिक में, ठीक है। तो आपको हमने खनिज रंग, रासायनिक रंग और वानस्पतिक रंग इन तीनों को बता दिया। आगे, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? बड़े बड़े चित्र, शिकार के दृश्य, त्योहार और समारोह, फूल और कीट। क्या होगा आंसर? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ऑप्शन सी हो जाएगा, त्योहार और समारोह, ठीक है। तो कंपनी शैली के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? त्योहार और समारोह था। और कंपनी शैली के चित्रकार यूरोपीय शैली में दृश्य चित्रण और शहरी दृश्य और क्या बोलते हैं धार्मिक उत्सव, जनजातीय के दृश्य और व्यक्ति चित्रण, ये सब करने में माहिर थे, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही क्रम बताना है, बताइए क्या होगा आंसर। और विष्णु जी ने कितने अवतार लिए हैं ये भी बता दीजिए। और किसमें, कौन से पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, ये भी छाप के बता दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहे। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, ठीक है। इस तरह से इसका, चलिए हाँ, इस तरह से इसका जो है क्रम है, ठीक है। और याद रखना है विष्णु जी के कितने अवतार हैं, तो 10 अवतार हैं। और इसका उल्लेख किस में है, तो इसका उल्लेख हमारा मत्स्य पुराण में है, याद रखना है, ठीक है। बाकी क्रम हमने बता दिया है। अच्छा ये बताइए, महानारायण की विष्णु जी की ये चतुर्भुजी मूर्ति है, ये कहाँ पर सुरक्षित है? किसी को पता है? महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति कहाँ पर सुरक्षित है? याद रखना है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? त्रिआयामी कला है, रंगमंच कला, द्विआयामी कला, छापा कला। बताइए स्थापना कला क्या है, बताओ। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक पहले ठोक दें, ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग फटाफट से। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिआयामी कला, ठीक है। तो स्थापना जो कला है अपनी, इसको त्रिआयामी कला है ये एक तरह की। और इसी के अन्य नाम भी हैं, समझ लीजिए। पहला प्रतिष्ठापन कला भी इसी को कह देते हैं, इंस्टॉलेशन भी इसी को कह देते हैं, ठीक है, समझ जाइए। और यूरोप में 20वीं शताब्दी में मूर्ति कला के मूल रूप तत्वों को लेकर इंस्टॉलेशन कला नैसर्गिक रूप में उभर कर आती है। कहाँ पर? यूरोप में। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ चलिए शाबाश। आगे है पहाड़ी कला के सही युग्मों को पहचानना है। बताइए क्या होगा इसका। 105 का आंसर बताना है सभी को। क्या होगा। पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनिए। मंडी शैली, नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। कुल्लू शैली, राजा संसार चंद ने इस शाखा को संरक्षण दिया। जम्मू शैली अपने राज्यों के भित्ति चित्रों के लिए फेमस था। चंबा शैली, मौलाराम कलाकार इस शैली से संबंधित था। बताइए 105 का क्या होगा फटाफट से। 105। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। मंडी शैली, नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था, ठीक है, याद रखना है। मंडी शैली के और भी जो चित्रकार हैं सुन लीजिए। मोहम्मदी, मोहम्मद बख्श, पुत्तू, दौलत, सजनू और कपूरगिरी, नरोत्तम दास, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है, मंडी शैली में। और मंडी के राजा सिद्ध सेन का रूप चित्र किसने बनाया है। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में प्रकाशित किया है, ये भी याद रखना है। किसने। जेसी फ्रेंच ने। जेसी फ्रेंच ने मंडी के राजा हैं सिद्धसेन का रूप चित्र हिमालयन आर्ट में प्रकाशित किया है, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, मंडी शैली पर जो आरंभिक प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है, तो वो बसोहली शैली का पड़ा है। किसका। बसोहली शैली का पड़ा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आता है। ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला सजनू ने भेंट की थी। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की थी, तो ये सजनू ने की थी। किसने। सजनू ने की थी, याद रखना है। और एक चीज़ और, मंडी शैली की क्या बोलते हैं, अरे हाँ, मंडी शैली की सचित्र रामायण की एक प्रति है जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। इसको किसने चित्रित किया था, तो ये कपूरगिरी ने इसको चित्रित किया था। क्या। मंडी शैली की सचित्र रामायण की जो प्रति है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है, इसको चित्रित किया है किसने, कपूरगिरी ने, ठीक है, पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में दिखाया है। बताइए क्या होगा आंसर 106 का। फटाफट से करेंगे। क्लास एकदम लल्लन टॉप है और एकदम फंसने वाले क्वेश्चंस हैं, और जितनी डिटेल्स बता रहे हैं वहाँ से तो 100% गारंटी है क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। बताइए क्या होगा। पूरी 125 की पूरी फुल तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे 8000 क्वेश्चंस में। बताइए आप लोग पूरे 8000 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आभास तो होने ही लगा होगा अभी से। चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये 17वीं गुफा में, ठीक है। तो 17वीं गुफा में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है, और इस चित्र में बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात, जो मतलब इसके बाद होता है, यशोधरा से मिलन दिखाया गया है। और बुद्धदेव ज्ञान प्राप्ति के बाद में कपिलवस्तु पधारते हैं और वे यशोधरा के द्वार पर भिक्षुक के रूप में आते हैं, ठीक है। किसके द्वार पर, यशोधरा के द्वार पे, ठीक है, यही इसमें दिखाया गया है। आगे, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार हैं। माने, मोने, मैटिस, मोंद्रियान। बताएंगे क्या होगा सभी लोग फटाफट से। ऑप्शन सी ये मैटिस है, ठीक है। आगे है थेमबलम या फिर तीर्थंकर, इसका प्रतीक क्या है, मतलब इसका प्रतीक हाथी है। किसका प्रतीक हाथी है ये पूछा है, बताइए क्या होगा। आंसर की बात की जाएगी, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये महावीर, ठीक है। तो जैन तीर्थंकर व थेमबलम महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है, हाथी है, याद रखना है, ठीक है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, यही आपके महावीर स्वामी थे। और इनका जन्म कब होता है, यहीं पर रिकॉल कर लीजिए जल्दी से फटाफट से। 599 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, कुंडग्राम में होता है। और जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, वो ऋषभदेव थे, ठीक है, याद रखना है। और आगे याद रखना है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति या फिर कह लीजिए कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पे होती है, जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर होती है। देखिए रा से मतलब खत्म हो रहे हैं महावीर का नाम,
तो रा से याद रखिए ऋजुपालिका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होती है निरंजना नदी और ऋजुपालिका नदी, तो याद रखना है, ठीक है। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग ये 72 साल के थे तब, ठीक है। कहाँ पर होती है मृत्यु? पावापुरी में होती है। कुंडलवन में इनका जन्म होता है। और एक और पूछ लिया जाता है, ये जो पार्श्वनाथ है ना आपके 23वें तीर्थंकर, इनका भी पूछ लिया जाता है कि प्रतीक क्या है, तो उनका सांप है, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? कनु देसाई, क्षितिननाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस। बताइए फटाफट से क्या होगा? 109। ऐसे ही फटाफट से रिकॉल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, परेशान नहीं होना है, हर चीज होगी। ऑप्शन बी क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, ठीक है, याद रखना है। तो बंगाल के वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं का प्रदर्शन इनके चित्रों के प्रत्येक अंग में दिखाया गया है। और चैतन्य का गृह त्याग शीर्षक चित्र कहाँ का है? तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का। आगे पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? W.G. आर्चर, E. डिकिंसन, M.S. रंधावा, S. पिगॉट। बताएंगे 110 का क्या होगा? चलिए हाँ, आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी ई डिकिंसन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ई डिकिंसन। तो किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? डिकिंसन है। और इस पुस्तक में पता है इन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली की बहुत सारी जो उपशैलियां हैं किशनगढ़ के बारे में इसमें वर्णन किया है, ठीक है। और किशनगढ़ शैली 18वीं शताब्दी के मध्य में राजस्थान के किशनगढ़ के कलाप्रेमी शासक सावंत सिंह के समय प्रसिद्ध हुई थी, और जिसमें भगवान कृष्ण और राधा को आधार बनाकर चित्रण किया गया है, ठीक है। और इसमें राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किया गया है, ये चीज सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन के राम किंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, स्थापत्यकार। बताइए क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं लग रही है, कि हम फालतू में ही गला फाड़ रहे हैं? बताइए क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं लग रही है। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। सभी को बताना है कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताइए। चलिए आंसर आ गया है सभी का। चलिए ऑप्शन सी ये मूर्तिकार थे। तो राम किंकर बैज मूलतः कौन थे? मूर्तिकार थे। और राम किंकर बैज पॉटरी, कारपेंट्री, चित्रकला, स्क्रीन प्रिंटिंग और क्या थे, रंगमंच, इन सब की जो सज्जा होती थी ना, इन सब में कुशल थे, ठीक है। और राम किंकर बैज ने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में कला डिप्लोमा किया था, और वहीं पे उन्होंने शिल्पकला के मतलब अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, शिल्पकला के। और शांति निकेतन में राम किंकर बैज किंकर दा के नाम से फेमस थे। किस नाम से? ये किंकर दा के नाम से फेमस थे, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और राम किंकर बैज के गुरु कौन थे? तो ये नंदलाल बोस थे। कौन थे? नंदलाल बोस थे। और राम किंकर बैज ने मिट्टी, बालू, पत्थर और प्लास्टर, कंक्रीट, इन सब चीज़ों से आकृतियां भी बनाई हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है? तैयब मेहता, धनराज भगत, सतीश गुजराल और फिर हैं यामिनी राय। बताइए 112 फटाफट से करेंगे सभी लोग। हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी ये यामिनी राय। तो यामिनी राय लोक कला के लिए प्रख्यात कलाकार हैं। इन्होंने भारतीय कला को एक नया मोड़ दिया था और माटी की गंध को अनुभव कर विशुद्ध बंगाल के लोक कला रूपों को अपने चित्रों का विषय बनाया था। किसको? बंगाल को, ठीक है। और यामिनी राय लोक कला के लगाव के कारण ही उनके चित्रों में लाल, पीले, नीले और ये सब जो चटकीले, भूरे, भड़कीले टाइप के रंग है ना, इन सब को इन्होंने अपने चित्रों में डाला था। और यामिनी राय के प्रमुख चित्र भी सुन लीजिए, ढोलक वादक और संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा और एक और था वो, हाँ, टैगोर और बापू, पुजारी ने, और केकड़ा एक लोमड़ी, माँ और शिशु,
और बस यही घोड़ा गाड़ी, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चित्र किसके हैं, यामिनी राय के हैं। ठीक है, देखिए हम जो बोलते जाते हैं वो तो बोल ही रहे हैं, अगर आपके दिमाग में भी कोई चित्र आया करे ना तो आप लोग छाप दिया करिए कमेंट में। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 113 पे। इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है? कोलकाता, पटना, नई दिल्ली, हैदराबाद। बताइए क्या होगा। रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी कहाँ देखी जा सकती है? हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है। ठीक है, याद रखना है। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? 1949 में होती है। ठीक है, याद रखना है। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना बोल दें तो 1954 में होती है। ठीक है, इनका अंतर तो अभी आप लोग सब जानते ही जानते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जल्दी से बताइए, म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? ये पता है किसी को? अच्छा एक बार हम जल्दी से फटाफट से बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भुलक्कड़ टाइप के दिख रहे हैं हमें। तो देखिए याद रखना है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली बोल दे तो 1949 में होती है। अगर बोले राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली तो आंसर क्या होगा? 1954 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखिए एक और पूछा जाता है, मदर्स वैक्स म्यूजियम न्यू टाउन कोलकाता में, मतलब इसका संग्रहालय मतलब कोलकाता में है ये, और इसकी स्थापना 2014 में होती है। इसको फिर से सुन लीजिए, बोल दे मदर टेरेसा मोम संग्रहालय या फिर मदर्स वैक्स म्यूजियम, ये कहाँ है? कोलकाता में है। इसकी स्थापना 2014 में होती है। ठीक है, एक और सुन लीजिए, भारतीय टेराकोटा संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना, भारतीय टेराकोटा संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? तो ये 1990 में होती है, याद रखना है। और एक हमने अभी पूछा था, म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? तो ये भी आपकी 1990 में होती है। फिर से एक बार सुन लीजिए फटाफट से, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली 1949, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954, और फिर है मदर्स वैक्स म्यूजियम या फिर मदर टेरेसा मोम संग्रहालय कोलकाता, ये 2014 में होती है। और भारतीय टेराकोटा संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1990 में होती है, और म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट नई दिल्ली 1990 में। ठीक है, तो ये हमने 4-5 कुछ आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट थे। A.K. स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की कहाँ पर? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, बोस्टन संग्रहालय USA, शिकागो संग्रहालय USA, वाशिंगटन संग्रहालय USA। बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, याद रखना है। चलिए आनंद कुमार स्वामी जो हैं, इनका जन्म कब होता है? इनके बारे में देख लेते हैं। कोलंबो में होता है, 22 अगस्त 1877 में होता है, और मृत्यु कब होती है? 9 सितंबर 1947 में होती है। ठीक है, याद रखना है। और आनंद कुमार स्वामी जो है ना, ये समीक्षक इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताना है। क्या होगा आंसर? फटाफट से बताएंगे। चलिए आंसर होगा वही, अभी ऑप्शन ए, ये डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालक्रम क्या है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? शैलियों का कालक्रम, ऑप्शन डी मौर्य, फिर शुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड भी देख लीजिए। मौर्य का कब है टाइम पीरियड? तो ये 323 से 187 ईसा पूर्व का है। ठीक है, फिर आते हैं शुंग महोदय, तो इनका क्या है? शुंग काल, तो इसका काल है 187 से 80 ईसा पूर्व। फिर आता है कुषाण वंश, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 78 शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब बोल दीजिए वही। गुप्त काल का क्या है? तो ये है 139 से 6 ईसा पूर्व का। ठीक है, तो इस तरह से इनका टाइम पीरियड मिलता है देखने को। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये मूर्ति कला की शैलियों का सही कालक्रम था। ठीक है, वंश का टाइम ना समझ लेना। चलो आगे, कथन क्या है? तान का संबंध सघनता से है, बताइए क्या होगा? बल का संबंध रंगत से है, क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तान का संबंध सघनता से है। यदि किसी रंग में एक साथ दोनों रंग मतलब श्वेत और श्याम मिला दिए जाएं तो तान में परिवर्तन तो होगा ही, उसकी सघनता में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और तान रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का संकेत करती है। ठीक है, और फिर बल दे रहा है तो बल का संबंध रंगत से होता है। किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर उसकी तान प्रकाशित और हल्की हो जाती है तथा उसका मान क्या होता है? बढ़ जाता है। और दूसरी ओर उसी रंग में अगर काला रंग मिला दे तो उसकी तान गहरी और अंधकारमय हो जाती है। यही इसका मतलब है। आगे, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, बताइए कहाँ से? बताएंगे फटाफट से, यूनिकॉर्न छवि कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की मोहरों से। ठीक है, तो सिंधु घाटी की मोहरों से हमें क्या? यूनिकॉर्न की छवियां मिलती हैं। और एक चीज़ याद रखना है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो मोहरें हैं उनकी आकृति कैसी है? उभरी हुई निर्मित है। और इसका जो आकार है वो कैसा है? तो याद रखना है 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में कुछ मोहरें तांबे से भी बनी हुई मिली हैं जिन पर पशुओं की आकृति बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है आर्ट इंस्टॉलेशन, फ्लोर सजावट में, भित्ति चित्रण में, बुक कवर में। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर? फटाफट से 119। फ्रेस्को विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलिए ऑप्शन सी होगा, ये भित्ति चित्रण में किया जाता है। ठीक है, भित्ति चित्रण की दो विधियां होती हैं, पहली फ्रेस्को होती है, दूसरी फ्रेस्को बूनो होती है। तो फ्रेस्को बूनो में गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है और फ्रेस्को सेस्को में सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और भित्ति चित्र जो है ना, जब तक भित्ति चित्र पर चित्र अंकित ना किया जाए तब तक वह केवल भित्ति कहलाती है और भित्ति पर अंकित चित्र को म्यूरल कहते हैं, याद रखना है। और दूसरी बात हो गई भित्ति चित्र की, तो इसकी दो परंपरागत प्रविधियां भी होती हैं, जैसे पहली है आर्द्र भित्ति चित्र और दूसरी है शुष्क भित्ति चित्र। प्रथम जो थी आपकी आर्द्र भित्ति चित्र, इसके दीवार के जो गीले प्लास्टर पर, और जो दूसरी थी शुष्क भित्ति चित्र, ये आपके सूखे प्लास्टर पर चित्रण किया जाता है। ठीक है, हमने दोनों में अंतर बता दिया फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड हमारी तेज रहेगी, इसलिए समझ में आना चाहिए आपको। थोड़ा सा बैक करके भी देख लिया करिए कि क्या बोल रही हैं मैम। ठीक है, ये नहीं कि बस बोल दिया तो चलो उड़ा दो दिमाग से। ठीक है, अगर ना समझ में आया करे तो थोड़ा सा बैक करके सुन लिया करिए फिर से। दे रहा है सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण डैश आकारों में बने हैं। बताइए क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये ज्यामिति। ठीक है, तो सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली व पकाई गई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष यहाँ पर विकास हुआ था और इन बर्तनों पर मानव की आकृतियां दिखाई गई थी। ठीक है, पशु पक्षी दिखाए गए थे और 12 सिंगा मछली, ज्यामिति, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं है? सुरेंद्र कर, बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे फटाफट से, करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है कोई चैनल पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, और लाइक वाइक कर दीजिएगा अगर मन करे। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है रथिन मित्रा। ठीक है, तो रथिन मित्रा ने कला के नवीन स्वरूप की संभावना को सबसे पहले दिखाया था और उनके रंग शिल्प में राजपूत कला का मतलब भाव देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया है? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, बीसी सान्याल, गगनेंद्र नाथ। क्या होगा 122?
ये तो सभी को पता है, ऑप्शन बी ये राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। राजा रवि वर्मा के कुछ चित्र हैं, सुन लीजिए। ठीक है, शकुंतला दुष्यंत, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, कृष्ण व बलराम, रावण जटायु, ये सब पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सुन लीजिए। आगे चलते हैं। इनमें से कौन से सादृश्य रंग हैं, बताइए क्या होगा 123 का? सभी लोग बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आंसर है ऑप्शन बी पीला नारंगी। ठीक है, तो सादृश्य रंग पीला नारंगी होता है। और देखिए बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, एक बार फटाफट से सुन लीजिए। ठीक है, एक बार फटाफट से सुन लीजिए अच्छे से। प्रकाश के प्राथमिक रंग, क्या बोल रहे हैं हम? प्रकाश के प्राथमिक रंग अगर पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? लाल, लाल, नीला, हरा। ठीक है, याद रखना है। और अगर उसने प्राथमिक रंग या फिर पदार्थ के मूल रंग पूछ लिए तो आपको याद रखना है नीला, पीला, लाल। ठीक है, द्वितीयक रंग मतलब द्वितीयक श्रेणी के रंग पूछ ले तो हरा, बैंगनी, नारंगी होते हैं। ठीक है, और चलिए बस इतना ही सुन लीजिए। ठीक है, फालतू अब ज़्यादा नहीं भड़बड़ा ना जाए आप लोग। देखिए सर्वाधिक कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। इनका जो है ना मतलब क्रम पूछ लिया जाता है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो पहले सियान आता है, फिर मेजेंटा, येलो, फिर ब्लैक आता है। ठीक है, और अगर विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर पूछ ले तो उसमें 5 प्रकार के रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, काला, ये सब। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नहीं भड़बड़ा जाएंगे आपको। चलिए 124 पे अब तो क्वेश्चन ही नहीं है लगता है। चलिए वो नहीं दिखेगा, इन्हीं दोनों में से आंसर बता दीजिए आप लोग। ठीक है, इसी में बताइए 124 में राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ था? बताइए इन्हीं दोनों में देख के क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से करेंगे आप लोग। ऑप्शन बी ये 16वीं शताब्दी में होता है। आगे चलते हैं। चलिए पूछा जा रहा है वधेरा आर्ट गैलरी कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम आपको कुछ आर्ट गैलरी बता देंगे जो इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा? वधेरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो ये आपकी कहाँ है? आपकी दिल्ली में है, दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ बता देते हैं आर्ट गैलरी। अगर पूछ ले रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ है तो ये भी आपकी नई दिल्ली में है। अगर पूछ ले यामिनी राय गैलरी कहाँ है तो ये आपकी कोलकाता में है। और फिर आपकी अगर चित्रकूट आर्ट गैलरी पूछ ले तो ये भी कोलकाता में है। ठीक है, और कौन सी? आकार प्रकार गैलरी पूछ ले, आकार प्रकार गैलरी पूछ ले तो ये कहाँ है? ये भी कोलकाता में है। और अगर हाँ औंगकाल आर्ट गैलरी पूछ ले तो ये आपकी जोरहट असम में है। कहाँ पर है? जोरहट असम में। और मार्बल आर्ट गैलरी ये अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, वधेरा आर्ट गैलरी तो पढ़ ही ली, पीछे दिल्ली में है। फिर रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ है? नई दिल्ली में है। और यामिनी राय कोलकाता में है। चित्रकूट कोलकाता में है। और आकार प्रकार गैलरी कोलकाता में। और ओंगकाल आर्ट गैलरी जोरहट असम में। और मार्बल आर्ट गैलरी अहमदाबाद में। ठीक है, तो यहाँ से 125 क्वेश्चन हमने आपके यहाँ से बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि देखिए मेहनत तो बहुत पड़ रही है। क्योंकि अगर हम लाइव अगर देखिए आप लोगों की एक डिमांड थी, काफ़ी लोगों की कमेंट भी आए कि मैम लाइव आकर पढ़ाएं। तो देखिए लाइव अगर हम ये चीज़ पढ़ाएंगे तो इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा हमारा पढ़ाने में, क्योंकि बीच में आपके कमेंट आएंगे और हम देखेंगे तो बोलेंगे उसमें बीच में, तो उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है लाइव क्लास में, है ना। इसी वजह से हम आपकी अभी ऑफलाइन क्लास रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ें, डायरेक्ट आपको डिटेल्स मिले, है ना। क्योंकि लाइव आने में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है, समझ रहे हैं ना बात को। उसमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और
दिक्कत हो जाती है। फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे कि मैम लाइव आकर पढ़ाइए तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाता है। स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट चले जाते हैं और लास्ट के तो 6, 7, 10 मिनट तक चले जाते हैं। तो ये जो आपके 15 से 20 मिनट चले जाते हैं वो सेव करने की वजह से ही हम आपको अभी ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग बोलें कि मैम लाइव आकर ही ये पढ़ा दीजिए तो हम लाइव आकर भी पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइमिंग की थोड़ी सी वो हो जाती है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? अभी देखिए हम ऐसे ही नॉर्मल पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, तो कितना टाइम, लगभग आपका 40 से 45 मिनट लग जाता है ना। अगर यही चीज़ हम लाइव क्लास में लें तो लगभग 1 घंटे, मतलब 1 घंटे की क्लास जाएगी। कितनी? 1 घंटे की क्लास जाएगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम सेविंग की वजह से ही हम ऑफलाइन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी पढ़ना ही है, लाइव हो या फिर ऑफलाइन हो। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे ही हम लाइव पढ़ा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस टाइम सेविंग की वजह से ही हम यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं। अगर फिर भी आप लोग बोलें तो हम आ जाएंगे लाइव, ठीक है। बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। और हाँ, एक चीज़ और, कल संडे है। क्या है? कल संडे है। हाँ, आज सैटरडे है ना। हाँ, कल संडे है तो कल हम आपको शाम को 5 बजे करंट अफेयर की क्लास देने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास देने वाले हैं और उस करंट अफेयर की क्लास में आपको, मतलब देखिए हर संडे का हम ये बनाए ले रहे हैं, हर संडे का ये रूल बनाए ले रहे हैं। हर संडे को लिख दें, हर संडे को आपकी शाम को 5 बजे करंट अफेयर की क्लास हम रख रहे हैं अब, ठीक है। क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो थोड़ा सा करंट अफेयर पर भी फोकस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग थ्योरी पढ़ते रहें और यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो वहाँ से 1-2 नंबर से पीछे हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट अफेयर भी थोड़ा सा पढ़ा दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि पीछे ही हो जाए, है ना। पीछे नहीं होना है किसी भी हालत में। थ्योरी में भी पकड़ मजबूत करनी है, MCQs में भी और साथ साथ करंट में भी। तो हर संडे 5 बजे आएगा। तो कल संडे है, शाम को 5 बजे आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, और देखिए अभी अभी मई के कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो पुराने होंगे वो उनके देखिए जो अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं, मई का करंट अफेयर है, वो हम आपको कल कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे। क्वेश्चंस क्या, थ्योरी में करवा देंगे। और जो क्वेश्चंस पीछे के पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, आगे आने की संभावना है, उसके हमने MCQ उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो थ्योरी प्लस MCQ कल हम आपको 5 बजे करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी को शाम को 5 बजे। और हाँ, ये चीज़, ये जो क्लास रहेगी संडे की 5 बजे, ये क्लास लाइव रहेगी, तो इसलिए शाम को 5 बजे लाइव क्लास में आपको जुड़ना है, ठीक है। क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एक दिन का भी गैप नहीं करना है। एक किसी का कमेंट आया था ग्रुप में कि मैम टाइम चेंज कर दीजिए, क्योंकि हम जॉब करते हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है। तो देखिए परेशान नहीं होइए, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा तो टाइम निकालना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पर क्लास चल रही है लाइव ही आप जुड़ें, बाद में भी क्लासें डली रहती हैं। ऐसा नहीं है कि डिलीट हो जाती हो या प्राइवेट हो जाती हो, क्लासें डली रहती हैं। तो आपको क्लास में जुड़ना है, बाद में जुड़ जाएं, बाद में पढ़ लें। आप पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आपको 10 बजे सुबह टाइम मिलता है, रात में 12 बजे टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिले आप आराम से पढ़ लीजिए। क्लासें डली हुई हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम हम करें हैं क्लास उस टाइम पर आपको टाइम नहीं है तो हम चेंज करें। टाइम तो नहीं चेंज हो पाएगा, क्योंकि हमें भी अपना देखना है ना। तो शाम को 7 बजे होती है और रात में 9 बजे होती है। 2 क्लासें होती हैं। 2 क्लासों के लिए आप दिन भर में टाइम नहीं निकाल सकते हैं। 24 घंटे से, मतलब 24 घंटों में से 2 घंटे आप हमारी क्लास के लिए नहीं दे सकते। बताइए, 2 घंटे भी नहीं है, इसमें मुश्किल से 40 से 45 मिनट की होती है, ये तो फिर कम की होती ही है। ये मुश्किल से 20 से 25 मिनट की होती है। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम सेविंग करिए, क्योंकि अब देखिए टाइम का पता नहीं चलना है कब एग्ज़ाम हो जाए। चलिए फिर क्लास करते हैं और फालतू में उपदेश नहीं देना है ना। चलिए।